अभी हम डिस्कस करते हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप अभी न्यूज इमेज भी देख रहे होंगे। तो 15 अगस्त को तालिबान का पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर कंप्लीट हो गया और बहुत सारे ऐसे हॉरिफाइंग इमेज अफगानिस्तान से आ रहा था, जहाँ पे लोग, वहाँ के लोकल्स जो थे, वो दूसरे कंट्री में भाग के जा रहे थे। दे वर वेरी डेस्परेट टू एस्केप और गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये हम पूरा टॉपिक देखते हैं। इसके अंदर अफगानिस्तान का भी प्रेजेंट स्टेट क्या है, अफगानिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर देखो, दूसरे पैरामीटर में अफगानिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, तालिबान कौन है, क्या इनका एजेंडा है, क्या इनका पर्पस है। ये इनका सेकंड पार्ट है रूल का। इससे पहले इन्होंने रूल किया था 96 टू 2001 अफगानिस्तान में। फिर पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन क्या है, अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ये अभी अफगानिस्तान के विजिट पे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि तालिबान दे आर फ्रीडम फाइटर हैं और उन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट करके यहाँ से फॉरेन फोर्सेस को निकाल दिया। तो तालिबान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, वो प्रॉब्लम या कह सकते हो सपोर्ट वे, वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है। इसमें पाकिस्तान के भी दो तीन मेजर हिडन इंटरेस्ट हैं। उसके बाद यूएस का पुल आउट, अफगानिस्तान से यूएस ने भी पुल आउट किया और जिसको लेके लोग जो बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो बाइडेन ने कहा कि हमारा काम थोड़ी था वहां पे गवर्नमेंट बनाना, हमारा काम तो था ग्लोबल टेररिज्म को, रीजनल टेररिज्म को रोकना। एक ना एक दिन तो हमें वहां से निकलना ही पड़ता। अब वहां की गवर्नमेंट ही कैपेबल नहीं हुई तो हम क्या करें। तो वैसे ही यूएस एरिया से पुल आउट किया, इराक से पुल आउट किया उसने, सीरिया से पुल आउट किया, लीबिया से पुल आउट किया। और आज वहां पे क्या कंडीशन है, अफगानिस्तान से तो पुल आउट किया, हम इमीडिएटली देख रहे हैं वहां पे क्या कंडीशन है, चैलेंजेस क्या क्या अफगानिस्तान अभी फेस कर रहा है, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। इंडिया अभी भी एक कैच 22 सिचुएशन में है। हम क्या करें नहीं करें हमें समझ भी नहीं आ रहा अफगानिस्तान पॉलिसी में। क्योंकि हम क्या करते थे, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ डील करते थे, तालिबान के साथ हमने डील नहीं किया। अब तालिबान वहां पे पावर में आया तो उसके साथ हम कैसे डील करें। अगर पॉजिटिव वे में डील करते हैं तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करने का लेवल हमारे ऊपर लगेगा, नहीं डील करते हैं तो इंडियन इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होगा। हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान के साथ क्या डिस्प्यूट है इनका, तालिबान का, अफगानिस्तान का, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले एक वीडियो है उसको हम देख लेते हैं। पीछे अगर वॉइस नहीं आएगा तो आप क्या करना, कोई भी एक अपना मोबाइल पे जूम चालू कर देना, है ना, तो फिर हो जाएगा। May 1st, 2003, the U.S. declares victory in Afghanistan. The bulk of this country today is permissive, it's secure. The Taliban had been toppled only months after 9/11, and there were some 13,000 NATO troops in the country. Fast forward nearly 20 years. American soldiers have left, the Taliban have come back, and the United Nations says civilian deaths of women and children in Afghanistan have hit record levels. While it's difficult to map exactly how much territory the group actually controls, limited data suggests it's more than half of the country, with the insurgents claiming authority over major border crossings and infrastructure. Many people, both inside and outside the country, have been surprised by the speed and the scale of the Taliban's advances and by how fragile the Afghan government's authorities look. It's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Before Biden ordered America's troops to leave, the U.S. had been trying to exit for a while. And by the end of next year, our war in Afghanistan will be over. The Taliban victories meant that U.S. soldiers remained in the country much longer than intended. And now the foreign troops have gone, and the Taliban is steadily taking over large parts of the country. Here's how the insurgent group has expanded to become stronger than it's been in 20 years, creating the conditions for potential chaos as U.S. troops leave behind a country on the brink of civil war. At the beginning of the war, America's campaign in Afghanistan reached some milestones in just a few months. When the U.S.-led coalition invaded Afghanistan, the Taliban had controlled the country for 5 years after taking power following an extremely violent civil war. They imposed strict Islamic rule on Afghanistan. All that changed after 9/11. President Bush set out to punish the group for harboring al-Qaeda terrorists. The United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Bush deployed some 2,500 U.S. troops into the country, causing the Taliban to abandon Kabul and soon thereafter Kandahar, their main stronghold.
The Taliban were a broken force at that time. They gave up barely without a fight and melded back into society and retreated into villages. Some Taliban commanders actually offered to surrender in return for amnesty, but the US declined that offer and wanted to keep fighting them. They wanted to stamp out every last terrorist from Afghanistan. Instead, the Taliban regrouped in Pakistan, where they received shelter and support with the aim of returning later. The Taliban began their resurgence, and by the middle of the decade, they had launched hundreds of suicide attacks and thousands of bombings, killing hundreds of US soldiers. So to counter their renewed presence, Obama began deploying more forces in the region. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. May 1st, 2011, Osama bin Laden, the man held responsible for the 9/11 attacks, was killed. And around that period, the number of US troops in Afghanistan hit a peak of around 100,000. The policymakers and experts began to question the effectiveness of that large military presence. What became clear was that the US counterinsurgency strategy did not eradicate the Taliban. In fact, some of the more controversial tactics that the US used in Afghanistan, such as night raids and arbitrary detentions and airstrikes that sometimes killed civilians, created discontent in local communities and actually helped the Taliban recruit more fighters. The Taliban's recruitment drive enabled them to increase in numbers and gain control of yet more territory, launching near daily attacks against the US and Afghan forces. So with bin Laden dead and facing mounting pressure from Democratic lawmakers in Congress, Obama announced his plan to withdraw some 33,000 troops from the region and transfer power to the Afghan military. Our mission will change from combat to support. By 2014, this process of transition will be complete, and the Afghan people will be responsible for their own security. That plan didn't work as intended. The Afghan security forces were plagued by problems that continue to haunt them, such as corruption, which made them an ineffective fighting force against the Taliban, who continued to fight allegedly armed and funded by Pakistan. The Afghan government has acknowledged problems with effectiveness and corruption among its security forces, but told the journal that corruption is decreasing. And Pakistan's government has denied backing the Taliban. It says it has some limited influence over the group. This map shows just how much territory the Taliban had taken over in 2017. The Taliban's gradual advances across the country really began alarming people in the capital. After NATO announced the end of its combat mission, the Taliban scored symbolic victories such as capturing the city of Kunduz. While mapping the Taliban's exact presence has been tricky in such a fluid situation, some analysts have drawn maps based on news reports and social media that outline the group's territorial control from 2017. At the time, the Afghan military was already struggling to hold the Taliban back, and Trump announced he was sending more troops. The security threats we face in Afghanistan and the broader region are immense. President Trump's announcement fueled the will to fight among some fighters. I remember speaking to young Taliban fighters who said that they'd actually considered giving up the war once the American troops left. But once President Trump said he was going to send more troops, they said there was no way they were going to give up the fight. Around 4 years later, on July 4th, 2021, U.S. troops finally left Bagram, their main base of operations in the country. Meanwhile, the Taliban's expansion accelerated. We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan. As foreign troops pulled out, insurgents took many districts without having to fight. The group has been trying to show a friendlier face, posting propaganda videos purporting to show Taliban fighters shaking hands with Afghan soldiers or guarding borders without disrupting trade. The Afghan government didn't respond to a request for comment on these images. Analysts say it's part of a campaign to legitimize the insurgency amid negotiations with the Afghan government. While the Biden administration says America's military campaign has accomplished its objectives, U.S. airstrikes against the Taliban are expected to continue, and America plans to keep monitoring terrorist threats. People in Afghanistan question what the Taliban's plans are and whether they can coexist with the Afghan government. The Taliban's gains raised two main risks for Afghanistan. One, that the country might split, possibly along sectarian lines, which could throw the country into another bloody civil war, or that a fundamentalist Islamist group takes power in Afghanistan again, which would undermine the whole purpose of the war, which was to eradicate terrorism risks from the country.
ओके, तो अब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का भी, अब बंद कर दो उसको। अब हम देखते हैं कि अभी अफगानिस्तान का प्रेजेंट स्टेट क्या है। सो टोटल 4 करोड़ का अप्रोक्स पॉपुलेशन है वहां पे। पॉपुलेशन डेंसिटी कम है बिकॉज वो हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, वहां पे माउंटेन रेंज है, कोल्ड डेजर्ट है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, 60 पर किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का अभी देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी तो अराउंड 450 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। वर्ल्ड में जितने भी इंडेक्स निकलते हैं तो उसमें अफगानिस्तान बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है। एक है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो उसमें 162 कंट्री है, उसमें से अफगानिस्तान का रैंक 157 है, बॉटम से 5th रैंक है। तालिबान के आने के बाद सबसे ज्यादा इनसिक्योर अगर कोई फील कर रहा है तो वो फीमेल वहां की है, जो इनसिक्योर फील कर रही है। उनका ऐसा कहना है कि तालिबान अपने पहले अवतार में 96 से 2001 में फीमेल के ऊपर बहुत सारा एट्रोसिटी उन्होंने किया, फीमेल के फ्रीडम के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया। और अभी भी कितनी जगह ऐसा है कि ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं, अब अनकन्फर्म रिपोर्ट है, कंफर्म है नहीं है पता नहीं, कि वहां पे तालिबान एक लिस्ट कलेक्ट कर रहा है जहाँ पे 10 ईयर से अबोव 49 ईयर से नीचे की जो फीमेल है, कोई फीमेल जर्नलिस्ट है, जब वो काम करने के लिए जाती है तो उनको मना कर दिया जाता है। वहाँ की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ की जो मेयर है, वो भाग के किसी और कंट्री में जा रहे हैं। वहाँ के मेल काउंटर पार्ट है वो भाग करके दूसरी जगह पे जा रहे हैं, फीमेल को वहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में अफगानिस्तान बॉटम 5 में लाई कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जहाँ पे हम एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं, तो उसमें आउट ऑफ 189 कंट्री अफगानिस्तान का रैंक 169 है, बॉटम से 21st उसका रैंक है। उसके बाद प्रेस फ्रीडम में आउट ऑफ 175 कंट्री 117 उसका रैंक है। एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो उसमें 155 रैंक है आउट ऑफ 178 कंट्री, बॉटम से अराउंड 23। इन्फेंट मोर्टालिटी 191 कंट्री में से उसका 166 रैंक है। पॉलिटिकल राइट में 193 कंट्री में 140 में लाई कर रहा है। अंडर 5 मोर्टालिटी में अंडर 5 जो बच्चे होते हैं उनका डेथ होता है, उसमें 191 कंट्री में 165 लाई कर रहा है। यूथ जो स्कूल में नहीं है और एम्प्लॉयड नहीं है, उसमें 178 कंट्री का रैंकिंग हम निकालते हैं, उसमें 176 रैंक अफगानिस्तान है, बॉटम से 3rd। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है इसका पॉपुलेशन देखना, 40% ऑफ अफगानिस्तान का पॉपुलेशन वो एजुकेटेड नहीं है। 40% अफगानिस्तान का पॉपुलेशन, उसके पास कोई जॉब नहीं है। आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो यू आर मोर वल्नरेबल कि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप आके आपको मैनिपुलेट करके और आपको कहेगा कि आप हमारे लिए फाइट करो। अगर वो मैनिपुलेट नहीं भी करेगा तो कहेगा हमारे लिए फाइट करो, मैं तुमको इतना पैसे दूंगा, और आप रेडी हो जाओगे फाइट करने के लिए। सिविल लिबर्टी में 193 कंट्री में 164 रैंकिंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 183 कंट्री टू 148। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फीमेल का 172 कंट्री में से 166 रैंकिंग। इसमें अब ईयर को आप नोटिस करना, एक फीमेल अफगानिस्तान में एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है उसके लिए, that is 1.4 years average year of schooling है। 1.4 year means फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड में जस्ट हाफ, तो 1.4 ईयर उसका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है। 172 कंट्री में 166 रैंक, लास्ट 6th। 180 कंट्री में 168 रैंक इसका ईयरली पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है। इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के आप टॉप 10 टॉप 15 कंट्रीज पुअर कंट्री निकालो तो उसमें एक अफगानिस्तान आता है। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट में भी ये बहुत हाई है, 182 कंट्री में 173। और वैक्सीनेशन में भी इसका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव नहीं है। आउट ऑफ 99 कंट्री जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 97th रैंक इसका है, बॉटम से 3rd। तो ये कुछ पैरामीटर है जहां पे हम अफगानिस्तान को जज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर वहां पे पुअर है, लोगों का इनकम बहुत पुअर है, जेंडर इनइक्वालिटी है, हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है, लोगों के पास सिविल लिबर्टीज नहीं है, लोगों के पास पॉलिटिकल राइट नहीं है। तो ये अफगानिस्तान का भी प्रॉब्लम है। अभी क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। कल एक रिपोर्ट आया था कि नॉर्दर्न अलायंस जो अफगानिस्तान के अंदर है और उसके लीडर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अमीरुल्लाह सलीही, उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को रिवाइव किया।
नॉर्दर्न अलायंस से बाकी सब भी लीडर हैं, और उन्होंने 3 और सिटी को, पंजशीर को तो कैप्चर किया था, 3 और सिटी को उन्होंने कैप्चर कर लिया फ्रॉम तालिबान के कंट्रोल से। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि एक ही अगर कोई फोर्स है जो अफगानिस्तान में राइज हो रहा है तालिबान के अगेंस्ट, तो वो नॉर्दर्न अलायंस है। और नॉर्दर्न अलायंस बाकी लोगों को बोल रहा है कि आपको भी अफगानिस्तान को रजिस्ट करना चाहिए, वहाँ के वुमेन्स है, वहाँ के लोग हैं, और कितने लोग ऐसे आइसोलेटेड जगह पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि तालिबान के फ्लैग को हटा के अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग वहाँ पे प्लांट कर रहे हैं, और इसको लेके तालिबान की जो आर्मीज हैं, उसके जो फाइटर्स हैं, उनके ऊपर वायलेंस भी कर रहे हैं। तो तालिबान ने अफगानिस्तान को ऑलमोस्ट पूरा कैप्चर कर लिया, एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जहां पे नॉर्दर्न अलायंस है। काबुल को जब इन्होंने कैप्चर किया 15 अगस्त को, तब उसके बाद बात होने लगा, और फिर अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर अशरफ गनी, वो भाग के फिर यूएई चले गए। यूएई कतार, में को याद नहीं है कहीं कहाँ पे गए वो, तो वो भाग के उस कंट्री में चले गए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अब अफगानिस्तान यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगा, सॉरी तालिबान यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगा। तो तालिबान बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, कि अभी ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाए, उसके बाद अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अच्छे से पार्लियामेंट में लोगों का इलेक्शन होगा, फिर नया गवर्नमेंट बनाए। तो इसके लिए उन्होंने अभी 2 दिन पहले अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करजाई, उनसे भी वो मिले थे और उनके साथ उन्होंने बात किया था। तो ट्रांजिशन गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बनाना है। अभी तक अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, रिपब्लिक था, तो उसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अब इसको चेंज करके वो इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इसको बनाना है। इमिरेट मतलब एक लीडर है, वो लीडर जो है वो अफगानिस्तान को रूल करेगा। वो लीडर इलेक्टेड नहीं है, वो हमारा स्पिरिचुअल हेड है, वो हमारा पॉलिटिकल हेड है। लेकिन डेमोक्रेसी रिपब्लिक में क्या होता है, आपको सारे लीडर को इलेक्ट करना होगा, और वो कोई भी हम में से हो सकता है। तो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ये 96 से 2001 के बीच में भी था, जब तालिबान रूल करता था। अगस्त 17, 2021 को तालिबान ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब उसने किया, जब काबुल को पूरा कैप्चर कर लिया। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो भाग के गल्फ कंट्रीज में चले गए। तब जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इन्होंने कहा कि किसी को भी तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है, और तालिबान जो है किसी को हार्म नहीं करना चाहता, ऐसा इन्होंने कहा। और कुछ लोग इसके पीछे ये भी कहते हैं कि तालिबान अभी अपना मेक ओवर कर रहा है, क्योंकि तालिबान अगर अफगानिस्तान को रूल भी कर लेगा, लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी तो होना चाहिए ना। कोई उसके साथ ट्रेडिंग नहीं करेगा, कोई उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा अफगानिस्तान को रूल करके। तो ये अपना मेक ओवर कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि देखो हम लिबरल हैं, हम ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि हम हार्श हैं, हम किसी के साथ बिना मतलब के वायलेंस करते हैं, किसी को भी शूट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो तालिबान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा कि किसी को भी हमसे डरने की जरूरत नहीं है, नाइदर वो अफगान के लोकल्स हैं। आप पैनिक मत क्रिएट करो, आप एयरपोर्ट पे मत आओ, एयरपोर्ट से आके आप दूसरे कंट्री में भाग के मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे हॉरिफाइंग इमेज थे। लोग डेस्परेट थे प्लेन में चढ़ने के लिए, उसके बाद दूसरे कंट्री में भागने के लिए। कितने लोग प्लेन के ऊपर चढ़ जाते थे, उसके व्हील पकड़ लेते थे, और जब प्लेन फ्लाइट टेक ऑफ करता था तो उनका नीचे गिर जाते थे, उनका डेथ होता था। तो अफगानिस्तान तालिबान ने कहा हमसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, नाइदर अफगान के लोकल, नाइदर कोई डिप्लोमेटिक मिशन। जो डिप्लोमेट्स हैं वो आप अफगानिस्तान छोड़ के मत जाओ, हम किसी को कोई हार्म नहीं करेंगे। तालिबान गवर्नमेंट वो वुमेन के राइट को भी रिस्पेक्ट करेगा, बट उसमें उसने कहा कि विद इन इस्लामिक लॉ के फ्रेमवर्क में हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे। अब इस्लामिक लॉ है वो शारिया लॉ है, शारिया लॉ है, उसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। मलेशिया में भी पार्ट ऑफ शारिया लॉ है, सऊदी अरेबिया में भी पार्ट ऑफ शारिया लॉ है। तो विच इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट, सो इट इज सब्जेक्टेड टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि वुमेन के राइट को हम रेस्पेक्ट करेंगे, उनको सब्जुगेट नहीं करेंगे इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लामिक लॉ। अभी अफगानिस्तान के जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ से भाग के चले गए हैं, अब मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं तो मैं अब प्रेसिडेंट हूं। और उन्होंने अपने ट्विटर पे हैंडल पे डिक्लेयर किया, और फिर उन्होंने कहा कि हम नॉर्दर्न अलायंस, ये नॉर्दर्न अलायंस 90s में बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उस समय 3 कंट्रीज को सपोर्ट करती थी। एक कंट्री थी रशिया, दूसरी कंट्री थी ईरान, और थर्ड कंट्री थी इंडिया। क्योंकि तालिबान को सपोर्ट करता था यूएस, तालिबान को सपोर्ट करता था पाकिस्तान, तो हम नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे 90s में। तो अमीरुल्लाह सलेही ने नॉर्दर्न अलायंस को रिवाइव किया, और पंजशीर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अभी भी पंजशीर को इन्होंने कैप्चर करके रखा है। और ऐसा न्यूज है, आई डोंट नो कि मतलब वो करेक्ट है या नहीं है, 3 और सिटी को इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये एक ही फोर्स है जो अफगानिस्तान में
अभी तालिबान के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। तो ये अभी प्रेजेंट स्टेट है अफगानिस्तान का। अब शारिया लॉ क्या होता है? शारिया लॉ ऐसा कहा जाता है कि जो होली टेक्स्ट बुक है इस्लाम रिलीजन का, कुरान, उसके ऊपर बेस है। प्रॉफिट मोहम्मद के लाइफ के ऊपर स्टोरीज है, उनके रूलिंग के ऊपर स्टोरीज है। तो ये एक मोरल और लीगल फ्रेमवर्क इस्लाम रिलीजन को जो लोग फॉलो करते हैं उनका बनता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है। रिलीजन हमें बताता है हाउ टू लिव आवर लाइफ, जैसे हम कौन सा फूड कंज्यूम करें, ड्रेस कैसे पहने, हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करें, तो हाउ टू लिव आवर लाइफ जो कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट इज रिलीजन। तो यहाँ पे है कि कैसे हम अपने लाइफ को मोरालिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, कैसे अपने लाइफ को मोरालिटी की तरफ ले जाते हैं। और इसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे रिलीजन टेक्स्ट बुक है, उसकी मीनिंग बहुत डीप होते हैं, और जब हम उसको पढ़ते हैं समझ ही नहीं पाते हैं, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसा होता है, पार्शियल होता है। तो वी आर बाउंड टू मिस इंटरप्रेट दैट थिंग, और जब हम मिस इंटरप्रेट करते हैं तो अपने हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो पता चलेगा उसका डीपर मीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा उसका इम्प्लीकेशन है, और उसका नैरो इम्प्लीकेशन नहीं है, बट समहाउ हम नहीं समझ पाते हैं। तो शारिया का मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। डिफरेंट कंट्री अपना लीगल सिस्टम शारिया सिस्टम के ऊपर बेस करती है, और उसके भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। कोई लिबरल हो जाता है, कोई हार्श हो जाता है, कोई ऑर्थोडॉक्स हो जाता है। शारियास के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्राइम लिस्टेड है, उस स्पेसिफिक क्राइम का पनिशमेंट भी लिस्टेड है कि जैसे एडल्ट्री तो क्या पनिशमेंट होगा, थेफ्ट है तो क्या पनिशमेंट होगा, मर्डर है तो क्या पनिशमेंट होगा। अगर वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है उसके पास, जैसे अगर मैंने चोरी किया है, मेरे अगेंस्ट प्रूफ है, आई विल गेट पनिशमेंट। और ये एक मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑफर करता है मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए। हस्बैंड का रोल क्या होगा, वाइफ का रोल क्या होगा, फादर का रोल क्या होगा, मदर का रोल क्या होगा, पूरे फैमिली में वो प्रोवाइड करता है। तो तालिबान ने ऐसा कहा कि फीमेल को डरने की जरूरत नहीं है, हम फीमेल को राइट्स देंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शारिया लॉ। बट अब इसमें डाउट ये होता है कि शारिया लॉ के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, और पास्ट में जो तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो क्या करते थे, मार्केट में जाते थे, अगर कोई फीमेल ने नेल पॉलिश लगाया हुआ है तो उसके हाथ को काट देते थे। कोई फीमेल अगर वहां पे मार्केट में है तो उसमें ऐसा उन्होंने किया था कि कोई भी फीमेल अकेले बाहर नहीं जा सकती, उसको किसी मेल काउंटर पार्ट को साथ में लेके जाना पड़ेगा तब बाहर जा सकती है। पब्लिक प्लेस में उसको अपने पूरे बॉडी को कवर करना पड़ेगा, उनके फिंगर टोज कुछ भी नहीं दिखने चाहिए। और फीमेल को स्कूल में नहीं जाना है, कॉलेजेस में नहीं जाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना है। वहां पे जो गर्ल्स जाती थी उनको वो गोली मार देते थे। तो ये सब तालिबान ने 96 से 2001 के बीच में किया है। तो अब कैसे हम कह सकते हैं कि सडनली वो 180 डिग्री टर्न लेंगे और अब वो लिबरल हो जाएंगे? आप उनके फाइटर्स को देखो कि वो फाइटर के जो एक्टिविटीज जो हमने टीवी पे इमेजेस देखा था वो बहुत ही चाइल्डिश इमेजेस थे। कोई अम्यूजमेंट पार्क में जाके कार चला रहा है, और कोई जो है वो बच्चों के टॉय से वहां पे खेल रहा है, कहीं पे भी AK-47 लेके घुस रहे हैं। अब इमेजिन करो लेक्चर चल रहा है, यहाँ पे कोई AK-47 लेके बैठा रहे, मतलब कैसा लगेगा आपको, है ना। अभी जो है कि नॉन वायलेंट एटमोस्फियर है वो पूरा वायलेंट एटमोस्फियर हो जाएगा। अगर वो यूज नहीं करता है फिर भी हमें डर लगेगा। तो ये तालिबान के ऊपर लोग डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि पता नहीं, मतलब ये जो कह रहा है उसमें कितना ऑथेंटिसिटी है। तालिबान अफगानिस्तान इंडिया की तरह ही एक डाइवर्स कंट्री है। वहां पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप है, बहुत सारे लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं। रिलीजन में डाइवर्सिटी नहीं है। अराउंड 95% लोग इस्लाम फॉलो करते हैं। सम पीपल बुद्धिस्ट हैं, हिंदूज है, सिख हैं, पर वो इवन 5% से भी कम होंगे। तो रिलीजन में डाइवर्सिटी नहीं है, बट एथनिक डाइवर्सिटी है। वहां पे डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है। तो सबसे बड़ा ग्रुप वहां पे है, पश्तून ग्रुप है। 40 to 42% अफगानिस्तान के पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। पश्तून जो ये व्हाइट कलर में है, आप इसको देखो, ये अफगानिस्तान के पूरे रीजन को कैप्चर कर रहा है। ये ऑलमोस्ट हर जगह स्प्रेड है एक्सेप्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन। दूसरा वहां पे लार्जेस्ट, और पश्तून जो लोग हैं वो लैंग्वेज बोलते हैं पश्तो एंड दारी लैंग्वेज बोलते हैं। तजीक ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है, 27% ऑफ अफगान पॉपुलेशन। एंड थर्ड हजरास है। हजरास मोस्टली काबुल के आसपास हैं,
हजरास थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप है, 9 to 10% इनका पॉपुलेशन है और मोस्टली ये शिया मुस्लिम है। इस्लाम के मल्टीपल सेक्ट हैं, उसमें दो मेजर सेक्ट हैं, सुन्नी एंड शिया। तो ये जो हजरास हैं, दिस ग्रुप, ये काबुल के आसपास वाला ग्रुप है और ये ग्रुप थोड़ा वेल ऑफ भी है वहां पे। तो अभी तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो पश्तून हैं, वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं। तो और इनको मतलब डर है कि इनके ऊपर और ज्यादा एट्रोसिटी होगा, स्पेशली हजरास जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर। तो ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं यहाँ पे। अभी तक अफगानिस्तान में पावर कौन होल्ड करता था, तो पावर पश्तून होल्ड करते थे। तालिबान के लीडर वो भी पश्तून हैं। हामिद करजाई जो अमेरिका ने अटैक किया उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, वो भी पश्तून है। अशरफ घनी वो भी पश्तून है। तो पश्तून वहां पे कंफर्टेबल पोजीशन पे थे। अफगानिस्तान में तालिबान अगर रूल करेगा तो उससे फायदा क्या होगा? पहला तो ये है कि यूएस और नाटो के फोर्सेस को कंप्लीट अफगानिस्तान से निकाल देना। अभी जो पुल आउट हुआ है, काबुल का पूरा एयरपोर्ट यूएस आर्मी के कंट्रोल में है, टर्की की आर्मी भी वहां पे है, मिलिट्री भी वहां पे है। तो फॉरेन फोर्सेस को सबसे पहले तो कंप्लीटली यहां से निकाल देना, ये इनका इमीडिएट टारगेट है। दूसरा, अपने कंट्रोल को लेजिटिमाइज करना। जैसे कि मैं ऐसा कहता हूं कि तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन तालिबान जब वहां पे रूल करने लगेगा तो बाकी कंट्री को उनसे बात करना पड़ेगा। तो अब एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो लेजिटिमाइज हुआ। ये सेम ऐसा कि एक क्रिमिनल है और वो जब एमपी एमएलए मिनिस्टर बन जाता है तो देन अब वो अपने पूरे के पूरे रॉन्ग डूइंग को राइट डूइंग में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद प्री 2011 अफगानिस्तान को कंट्रोल करना, पहले जो कंट्रोल करते थे। ओपियम का ट्रेड करना, यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट लाई करता है, जहां पे ओपियम का हम ग्रो करते हैं उसका सेलिंग करते हैं। और ट्रेड विथ रशिया, चाइना और ईरान के साथ करना, जो यूएस के एडवर्जरी है। यहाँ पे जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है इस पूरे इशू के ऊपर, अभी एक ही कंट्री है जो तालिबान को रोक सकता है एंड दैट इज ईरान। क्योंकि अभी इसमें देखो आप, रशिया ने कहा कि तालिबान जो भी कर रहा है ठीक है और रशिया सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर विजिट पे हैं, चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो अब बचा इस पूरे रीजन में दो इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक हो गया इंडिया और दूसरा हो गया ईरान। इंडिया अभी साइलेंस मेंटेन कर रहा है क्योंकि हमारे बहुत सारे नेशनल वहां पे फंसे हुए हैं। एक बार वापस आ जाएंगे मे बी फिर इंडिया अपने स्टैंड को क्लियर करेगा। और दूसरा बचा ईरान। तो ईरान ऐसे पोजीशन पे है जो अभी रोक सकता है अफगानिस्तान को, अदरवाइज पूरे रीजन में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है। तो रशिया के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ इसको डील करना है क्योंकि ये तीनों यूएस के एनिमी कंट्री है, एडवर्जरी है। इससे यूएस को बेनिफिट क्या होगा? यूएस 2001 से अफगानिस्तान में है, $2 ट्रिलियन से ज्यादा उसने अफगानिस्तान के ऊपर खर्च कर दिया है। अगर उसका इराक, सीरिया, लीबिया ये सब लें तो $4 ट्रिलियन से ज्यादा उसने पैसा खर्च कर दिया है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इंडियन जीडीपी $2.7 ट्रिलियन है, यानी हमारे जीडीपी से ऑलमोस्ट 1.7 टाइम यूएस ने ऐसे मिलिट्री मिस एडवेंचर में स्पेंड कर दिया है। तो ये यूएस का लॉन्गेस्ट कन्फ्लिक्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव कन्फ्लिक्ट है। तो इसको खत्म करना, अपने ट्रूप को वापस लेके जाना, अपने डोमेस्टिक अफेयर में कंसंट्रेट करना, उनके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना, कि रादर देन एक मोरल पुलिसमैन की तरह दुनिया में हर जगह जाके वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करना। ज्यादा ये डोमेस्टिक अफेयर में फोकस करेगा। ये एक फेस सेवर की तरह हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, वहां पे गवर्नमेंट इंस्टॉल करके हम वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद उनको जो करना है करेंगे, हमारा प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ कर दो उसने। यूएस जो है वो पाकिस्तान को कंसेशन देना बंद कर देगा, क्योंकि यूएस क्या करता है, पाकिस्तान को फंड देता है और पाकिस्तान उस फंड को यूटिलाइज करके अपना डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है। तो अब यूएस पाकिस्तान को फंड क्यों देता है? क्योंकि पाकिस्तान के वो सोइल को यूज करता है अफगानिस्तान में फाइट करने के लिए। अब अफगानिस्तान में कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं है, यूएस वहां से पुल आउट कर लेगा तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। तो यूएस का फायदा ये है कि उसका पैसा बचेगा, उसका मिलिट्री बचेगा, वो डोमेस्टिक अफेयर में कंसंट्रेट कर पाएगा और वहां से निकलेगा तो वो पाकिस्तान के साथ भी स्ट्रांगली डील कर सकता है। इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? पहला प्रॉब्लम है कि इंडिया वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हमने मनी वहां पे इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और टोटल अगर अमाउंट देखें तो 23,000 करोड़ के आसपास का हमारा इन्वेस्टमेंट है।
तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि उसका अब क्या होगा। तालिबान ने ऑन रिकॉर्ड ऐसा कहा कि इंडिया को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी डेवलप करके, और उसको स्टे करना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडियन वर्कर्स, इंडियन ऑफिसर, उनको स्टे करना चाहिए। बट इतना फ्लूइड वहां पे सिचुएशन हो गया तो नोबडी बिलीव देम, तो इसलिए अभी सारे लोग वापस आ रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था वो इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट था। काफी जगह पे उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है, काफी जगह पे पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड लेके इंडिया को सपोर्ट किया है। तालिबान एक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है उसको। तालिबान के दो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान, और ये दोनों का इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, इन दोनों का एनिमी नंबर 1 है इंडिया है। तालिबान स्ट्रांग होगा तो इंडिया में के ऊपर सिक्योरिटी रिस्क होगा। India is not active in Afghanistan region right now due to Pakistan active support to install Taliban, और तालिबान सपोर्ट ग्रुप ये इंडिया और इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर अटैक करता है। तो पाकिस्तान आर्मी का, ISI का और अब तो गवर्नमेंट का भी वहां पे टेक्निकल सपोर्ट है। पाकिस्तान में 5 प्लेयर हैं जो वहां के पॉलिटिक्स को डिसाइड करते हैं। एक सिविलियन गवर्नमेंट जो अभी इमरान खान लीड कर रहे हैं, दूसरा वहां की आर्मी, वहां की ISI, वहां के रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस लीडर्स, और फिर वहां के टेररिस्ट ग्रुप। ये पांचों ग्रुप तालिबान को अनकंडीशनल बैकिंग दे रहा है। तो पहले ऐसा था कि अगर एक दो ग्रुप भी बैकिंग देगा तो चलो हम दूसरों से कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब सारे लोग तालिबान को अपोज कर रहे हैं, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस के निकलने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम को चाइना फिल कर देगा, और जिसकी वजह से चाइना अपना सीपेक कॉरिडोर जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, इसको अफगानिस्तान में वो एक्सटेंड करेगा। और चाइना, पाकिस्तान प्लस तालिबान, ये तीनों इंडिया के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, नेगेटिव है, और ये तीनों का जो एक्सिस है ये बहुत ही नेगेटिव वे में एक्ट करेगा इंडिया के लिए। ईरान है, उसका ओपन कांटेक्ट है तालिबान के साथ, और जिसके केस में हम कह सकते हैं कि अभी जो ईरान का बिट स्टैंड है वो भी इंडिया के अगेंस्ट है। जैसे छाबहार पोर्ट में हम अगर ज्यादा वहां पे फंडिंग नहीं दे पाए या फास्ट वर्क नहीं कर पाए तो वो पूरा पोर्ट हमसे छीन के और वो उसके पास चला गया, चाइना के पास चला गया। तो अभी इंडिया के लिए स्टेक बहुत हाई है इस पूरे रीजन में। नाउ पाकिस्तान और तालिबान का रिलेशन कैसा है? लश्कर ए तैयबा एक टेररिस्ट ग्रुप है, वैसे ही टेररिस्ट ग्रुप है हक्कानी नेटवर्क, वैसे ही टेररिस्ट ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, वैसे ही टेररिस्ट ग्रुप है जमातुल दुआ। तो ये सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनका टेक्निकल सपोर्ट है पाकिस्तान आर्मी का, ISI का, और ये सब तालिबान के बहुत क्लोज हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि जब तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया तो उसके बाद ऐसे इमेज आ रहे थे कि इस्लामिक स्टेट, खोरासान चैप्टर, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान, अल कायदा, ये सब मिलके कोई कोalition गवर्नमेंट वहां पे बनाने वाले हैं, बिकॉज इनका सबका आइडियोलॉजी जो है वो सेम है। सो लश्कर ए तैयबा ये एक पाकिस्तान मिलिट्री इनको सपोर्ट करता है। इसने पाकिस्तान तालिबान के साथ फाइट किया था US के अगेंस्ट 2017 से। दूसरा, पाकिस्तान का 2 और पर्पस है अफगानिस्तान में। पहला पर्पस है इसको सेंट्रल एशिया के अंदर एंटर होना है। सेंट्रल एशिया बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाई कर रहा है। सेंट्रल एशिया से अगर आप राइट लोगे, लेफ्ट लोगे तो आप पहुंच जाओगे ईस्टर्न यूरोप, वहां से अगर आप राइट लोगे तो आप रशिया पहुंच जाओगे, वहां से अगर आप थोड़ा साइड में लोगे ईस्टर्न साइड तो आप पहुंच जाओगे चाइना में। तो सेंट्रल एशिया बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाई कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए वो एक नया एक वेंचर, एक नया ग्राउंड ओपन हो जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पे इस मैप को देखो, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर है वो पश्तून। पश्तून अपने लिए अलग कंट्री डिमांड कर रहा है। अब उस अलग कंट्री में अफगानिस्तान के पश्तून तो होंगे, साथ में पाकिस्तान के पश्तून भी होंगे, ये वाला रीजन। और ये जो रीजन है वो रीजन को कहते हैं फाटा रीजन, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया, ये फाटा रीजन है।
तो ये जो पश्तून है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये लोग अपने लिए एक नया कंट्री डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान में अलग अलग कंट्री का डिमांड हो रहा है। एक जैसे बलोच है यहाँ पे, ये भी अपने लिए कंट्री डिमांड कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो पश्तून, वो भी अपने लिए कंट्री डिमांड कर रहे हैं। पश्तून के अगेंस्ट फाइट कौन कर रहा है? तालिबान। अगर पश्तून का मूवमेंट स्ट्रांग हो जाता है तो वो पश्तून एक कंट्री पाकिस्तान से निकलेगा, पाकिस्तान वीक हो जाएगा, तो पाकिस्तान उस फोर्स को सपोर्ट करेगा जो पश्तून नेशनलिस्ट को दबा रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट लेता है, और तालिबान बहुत ही वायलेंट तरीके से जो पश्तूनी नेशनलिज्म है उसको वो दबा रहा है, उसको वो सप्रेस कर रहा है। तो पाकिस्तान का 3 फायदा तालिबान के आने से हो जाएगा। पहला फायदा, कुछ टेररिस्ट ग्रुप जो इंडिया को परेशान करते हैं, तालिबान उसको सपोर्ट करता है, तो वो इंडिया को परेशान करना कंटिन्यू रखेंगे, एक पाकिस्तान को फायदा। दूसरा पाकिस्तान को फायदा कि वो सेंट्रल एशिया में एंटर हो पाएगा, और थर्ड फायदा कि जो पश्तून है अपने लिए अलग कंट्री डिमांड करते हैं, और उनके अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग इमर्ज आउट हो रहा है उसको सप्रेस करना। तो ये 3 पाकिस्तान का फायदा है। दैट्स व्हाई पाकिस्तान जो था वो आई थिंक सबसे पहला कंट्री था जिसने तालिबान को सपोर्ट किया, जिसने फॉर्मली उसको रिकॉग्नाइज किया, पास्ट में भी और अभी भी। Sir, यस ध्रुव। sir, Taliban themselves are not Pashtun. They are Pashtun, but they want to capture entire Afghanistan. They are not interested with only Pashtun identity, and they are more related with their religious identity and not with their ethnic identity. Got it. Yep. Now US ने अभी रिसेंट टाइम में अफगानिस्तान से तो पुल आउट किया ही, कुछ और कंट्री से पुल आउट किया उसने, सीरिया से, इराक से, लीबिया से। अभी वहां पे स्टेटस क्या है? 9/11 अटैक हुआ यूएस में। यूएस को ऐसा लगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो ग्रुप है अल-कायदा, तालिबान, इन्होंने मिलके हमारे ऊपर अटैक किया है, इन्होंने रिवर्स में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, वहां पे गवर्नमेंट को हटाया, अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे इंस्टॉल किया। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन उस समय वहां के डिक्टेटर थे। सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट एलिगेशन था कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जबकि सद्दाम हुसैन ने ऑन रिकॉर्ड ऐसा कहा है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन गल्फ वार 1990 में हुआ था, उसके बाद मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं एक्यूमुलेट नहीं कर रहा हूँ। यूएस, यूके, उसने ऐसा कहा कि नहीं नहीं, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हमें इनके ऊपर अटैक करना चाहिए। बाकी की कंट्री रशिया, चाइना, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है। इवन उस समय के यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने ऐसा कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सद्दाम हुसैन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है और हम उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। फिर भी यूएस ने यूनिलैटरल एक्शन लिया, सद्दाम हुसैन का किलिंग होता है 2006 में, फिर वहां पे नई गवर्नमेंट बनती है। और आज हम इराक को देखते हैं कि 2-3 कंट्री है जो कंप्लीट खिचड़ी बन गया है, वन इज सीरिया, अनदर इज इराक, कंप्लीट खिचड़ी बन गया है। तो यहाँ पे अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई भी आके रूल कर लेता है, कोई भी आके कैप्चर कर लेता है, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट है, शिया सुन्नी डिफरेंट ग्रुप वहां पे फाइट कर रहे हैं, और वहां पे इंसर्जेंसी है। तो अभी तक यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। यूएस ने फिर से यहाँ पे इंटरवीन किया था 2015 में, लेकिन वो बहुत ही ब्रीफ इंटरवेंशन था, उसका भी कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद है लिबिया। लिबिया के अंदर कर्नल गद्दाफी थे और वो 42 ईयर से रूल कर रहे थे। कर्नल गद्दाफी 42 ईयर से वहां पे रूल कर रहे थे। यूएस ने वहां पे एयर स्ट्राइक किया, फ्रांस ने, नाटो के फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक किया। लिबिया के जो गद्दाफी थे उनका डेथ हो गया, उनका एग्जीक्यूशन हो गया। और उसके बाद अभी भी वहां पे सिविल वार चल रहा है, अभी भी वहां पे इंसर्जेंसी चल रहा है। उसके बाद है सीरिया। अभी भी सीरिया के अंदर आप देखोगे तो डिफरेंट ग्रुप फाइट कर रहे हैं, अलकायदा फाइट कर रहा है, इस्लामिक स्टेट फाइट कर रहा है, टर्की का एक ब्रेकअवे फैक्शन फाइट कर रहा है, शिया मिलिटेंट, सुन्नी मिलिटेंट, डिफरेंट कंट्रीज वहां पे फाइट कर रही है। तो यहाँ पे भी कंप्लीट खिचड़ी बना हुआ है। तो रिसेंट टाइम में अगर यूएस का आप देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड तो वो इम्प्रेसिव नहीं है। अगर किसी कंट्री में कोई डिक्टेटर रूल कर रहा है, चलो वो डिक्टेटर रिप्रेसिव है, तो डिक्टेटर बहुत खराब है, उसको आप हटा दो, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि एक डिक्टेटर को हटाओगे,
बाकी के जो 50 लोग हैं वो कहीं कहीं से इमर्ज हो जाएंगे और सब लोग पावर को क्लेम करेंगे। तो ऐसे तो कोई कंट्री चलता नहीं है ना, ऐसे तो अगर आप करोगे तो कंट्री पूरा डिसअरे हो जाएगा, पूरा एक डिफरेंट डायरेक्शन में ही जाने लगेगा। तो सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, ये क्लासिक केस है कि यूएस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। वो जस्ट उसको सिक्योरिटी रिस्क होता है तो इन कंट्री पे जाता है, अटैक करता है, वहां के लीडर को मारता है, गवर्नमेंट को चेंज करता है। उसका कोई इंटेंशन नहीं होता कि वहां के लोगों के डेवलपमेंट के बारे में या वहां के लोगों के बारे में वर्क करना है। अब तालिबान कौन है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर आगे मूव करते हैं। पाकिस्तान, हाँ हाँ, लेकिन अब यही ना सब्जेक्टिव है कि तालिबान को मैं अगर सपोर्ट करूं, तालिबान है कौन? एक फ्रीडम फाइटर है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, आप डिफाइन कैसे करोगे? अब जैसे कि आप मुझे जो है एक स्लेव बना के रख रहे हो, है ना, मैं गन उठा लिया और आपको मैंने गोली मार दिया, तो अब मैं क्या हो गया? एक लिबरेटर हुआ, है ना, मैंने अपने आप को लिबरेट किया, बाकी स्लेव को लिबरेट किया, तो मैं एक लिबरेटर हुआ, फ्रीडम फाइटर हुआ मेरे हिसाब से। और जो स्लेव कम्युनिटी के लोग हैं मुझे कहेंगे कि ये हमारा लीडर है। लेकिन जो लैंडलॉर्ड कम्युनिटी के लोग होंगे वो मुझे क्या कहेंगे? टेररिस्ट, इंसर्जेंट। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, अब समझ में नहीं आता कौन टेररिस्ट है कौन ये है। ये सब डिपेंड करता है कि किसका इंटरेस्ट वोलेट हो रहा है। जिसका इंटरेस्ट वोलेट हो रहा है वो कहेगा ये टेररिस्ट है, और जिसका इंटरेस्ट अपहोल्ड हो रहा है वो कहेगा कि नहीं ये तो फ्रीडम फाइटर है। तो अब जो ग्लोबल एजेंसी जो है ना वो न्यूट्रल बिहेव नहीं करती है, वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस है, यूएस के, यूरोपियन कंट्री के इन्फ्लुएंस में है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट है। हाँ, नहीं, लेकिन उसमें ऐसा है ना कि एविडेंस तो होना चाहिए ना, बिना एविडेंस के कैसे करेंगे? और सिंपली सपोर्टिंग तालिबान, दिस डजंट, एफएटीएफ काम क्या करता है? ब्लैक से व्हाइट मनी कन्वर्ट करने को रोकता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। तो तालिबान को सपोर्ट करना, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना, उसका ब्लैक मनी से क्या लेना देना है? फंडिंग आती होगी, है ना, फंडिंग ग्रांट आ सकता है, कोई बिजनेस कर सकते हैं, बट आप कैसे कह सकते हो ब्लैक मनी है? मतलब इसमें होना चाहिए ना एविडेंस, ऐसे होना चाहिए, यूनिलेटरल तो कैसे कर सकते हैं? तो यही है कि टेररिज्म का डेफिनेशन जो है ना वो बहुत वो है, बहुत ही वेग डेफिनेशन है, पता ही नहीं है। तो ग्लोबली सारे कंट्री को मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या और हम इसको कैसे डील करेंगे, अदरवाइज सब लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको यूज करेंगे। ओके, कुछ और डाउट किसी को? ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। तालिबान क्या है? तो पश्तून जो लोग हैं अपने लैंग्वेज में, पश्तो लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो मुल्ला ओमर जो थे वो टीचर थे, उनका एक ग्रुप था स्टूडेंट का, और उन्होंने तालिबान को फाउंड किया। इसका आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। इसको इस्लामिस्ट लॉ को अफगानिस्तान में इंस्टॉल करना है, रिलीजन के लॉज को पॉलिटिकल लाइफ में इंस्टॉल करना है, ये इसका पर्पस है। अभी इसके 85,000 इसके फुल टाइम फाइटर हैं, ये नाटो का एस्टिमेट है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और तालिबान एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने अफगानिस्तान को रूल किया था 1996 से 2001 के बीच में। तालिबान के ऊपर एलिगेशन था कि ओसामा बिन लादेन, जो अल कायदा एक टेररिस्ट ग्रुप चलाते हैं, उनको इन्होंने शेल्टर दिया था, और ओसामा बिन लादेन ने फिर यूएस के ऊपर अटैक किया हुआ था, 9/11 अटैक किया था। उसके बाद तालिबान ग्रुप इमर्ज कैसे होता है? पश्तून एरिया में, वहां पे तालिबान के लोग होते हैं। 1990 से पहले अफगानिस्तान को समझो, अफगानिस्तान था क्या? सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था। तो अभी जैसे यूएस की आर्मी है वहां पे, उस समय सोवियत यूनियन की आर्मी थी, दैट इज रशिया की आर्मी थी। रशिया 1990 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1990 में कोल्ड वॉर खत्म होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, तो सोवियत की आर्मी वापस रशिया में चली जाती है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वहां से फिर अब तालिबान इमर्ज होता है स्ट्रांगली। जैसे अभी यूएस आर्मी जब तक थी तब तक तो ये लोग अपने बंकर में थे, जैसे ही यूएस आर्मी निकलती है तो ये लोग फिर स्ट्रीट पे आ जाते हैं। तो 1990 में तालिबान इमर्ज होता है पश्तून एरिया ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान।
उसके बाद 1995 में ये हेरात रीजन को, हेरात एक छोटा सा टाउन है, उसको ये कैप्चर कर लेते हैं, ईरान के बॉर्डर में है। 1996 में ये काबुल को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रब्बानी, उनको हटा देते हैं। जैसा अभी हुआ वो सेम वे में उस समय भी चल रहा था। फिर इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को एस्टैब्लिश करते हैं और मुल्ला उमर अपने आप को आमिर डिक्लेयर करता है। आमिर मीन्स ये वहां का पॉलिटिकल हेड भी हो गया, स्पिरिचुअल हेड भी हो गया। तालिबान ने क्यों टेक ओवर किया? बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप। इनका अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा है, लोग क्यों ऐसे वायलेंट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। तो पहले जो मिस्टर रब्बानी की गवर्नमेंट थी वो बहुत करप्ट गवर्नमेंट थी, बहुत ही इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी, और लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है। तो ये गवर्नमेंट बहुत ही अनपॉपुलर गवर्नमेंट था। अब तालिबान वहां पे आया और उसने ऐसा कहा कि हम यहाँ पे पीस रिस्टोर करेंगे, सिक्योरिटी रिस्टोर करेंगे, फॉरेन फोर्सेस को यहाँ से निकाल देंगे, आप सबके वेलफेयर के लिए काम करेंगे और शारिया के हिसाब से हम रूल करेंगे। अब लोगों को क्या लगा कि देखो इतना कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, ये अच्छा काम करेंगे, हम इनको सपोर्ट करते हैं, और वहीं से ऐसे ग्रुप का इमरजेंस होता है। तो अगर जनता मैच्योर है, जनता अगर ऐसे ग्रुप को सपोर्ट नहीं करती या ऐसे लीडर को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो कंट्री कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। तो तालिबान जब स्टार्ट हुआ था तो उसने ऐसे प्रोमिसेस किए और जनता को लगा कि देखो ये हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट तो हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है। और आज देखो कि वही जनता वहां से प्लेन के ऊपर चढ़ के, प्लेन के व्हील पकड़ के भागने को रेडी है। तो ये एक ठीक नहीं है। तो हर एक कंट्री को अपने आप को क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और ऐसे ग्रुप से जहां पे भी इमर्ज हो रहा है, वेदर इंडिविजुअल में है या लार्ज नंबर में है, उसको फ्लश आउट करना चाहिए। पहले इनिशियली उन्होंने करप्शन को हटा दिया, लॉलेसनेस को हटा दिया। उसके बाद जब वो पावर उनका कंसोलिडेट हो गया तो स्ट्रिक्ट रूल्स वहां पे वो एस्टैब्लिश करने लगे, जैसे वुमेन अकेले बाहर नहीं जा सकती, उनको बुर्का पहनना है, वो स्कूल में नहीं जा सकती, नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, जैसे ऐसे ऐसे रूल्स थे। घर का बालकनी है उसमें फीमेल खड़े नहीं हो सकती, घर में जो विंडो है उसमें फीमेल वो दिखनी नहीं चाहिए। मीन्स इन शॉर्ट पूरा जो था वो जेल जैसा था ये। उस समय 3 कंट्री ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था, एक था सऊदी अरेबिया, दूसरा था यूएई एंड थर्ड है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी भी रिकॉग्नाइज किया इसको। इसके लीडर कौन थे? तो इसके फाउंडर मुल्ला उमर थे, और अभी अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है? तो मिस्टर अब्दुल जी बरादर। ये स्ट्रॉन्ग अभी रिपोर्ट है कि ये अभी नेक्स्ट वहां के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के। उसके बाद तालिबान अभी अफगानिस्तान पे आ गया, रिटर्न आ गया, अफगानिस्तान को रूल करेगा। उसका फर्क क्या पड़ेगा? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विमेन और गर्ल के लिए हमने बंद कर दिया, स्मार्टफोन और टेलीविजन के यूज को हमने बंद कर दिया। यंग मेन हैं उनको कहा गया कि आपको जो है वो फोर्स को ज्वाइन करना है, आपको हमारे लिए फाइटर बनना है। जर्नलिस्ट, जज, पीस एक्टिविस्ट या जो पॉलिटिशियन थे उन सबको को प्रोसिक्यूशन हो रहा है, सबको वहां से भागना पड़ रहा है। इवन अफगानिस्तान की जो मेयर है, वहां की जो एमपी है, वो भाग के दूसरे कंट्री में जा रही है। और जो वहाँ की विमेन है उनको फोर्स किया जा रहा है कि तालिबान फाइटर के साथ आप मैरिज करो। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं कि विमेन को दूसरे कंट्री में सेल भी किया जा रहा है और उनको ऐसे सेक्स स्लेव की तरह यूज भी किया जा रहा है। नाउ अफगानिस्तान अभी चैलेंज क्या फेस कर रहा है? तो एक चैलेंज ये है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर तालिबान है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है और वो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर रहा है। तालिबान चलो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर ले, थोड़े टाइम के लिए मानते हैं कि तालिबान अब वायलेंस नहीं करेगा, तालिबान जो है एक जस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी की तरह वर्क करेगा, बट तालिबान अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए वर्क करे। व्हाई इट इज वर्किंग फॉर पाकिस्तान इंटरेस्ट है। आप जिस कंट्री को रूल करे उसके लिए वर्क करो ना। इफ यू आर फ्रीडम फाइटर, आपको ऐसा लगता है कि आपने इस कंट्री को लिबरेट किया है, तो व्हाई नॉट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन है और पुअर डेवलपमेंट इंडिकेटर है। हमने आगे देखा था हर एक इंडिकेटर पे, हर एक रिपोर्ट या इंडेक्स में अफगानिस्तान जो है वो बॉटम में लाई कर रहा है, बॉटम 5, बॉटम 10, बॉटम 20 में लाई कर रहा है। इनफैक्ट कुछ सब सहारन अफ्रीकन कंट्री का कंडीशन ठीक होगा कंपेयर टू अफगानिस्तान। उसके बाद वहां पे डिफरेंट ग्रुप है,
पश्तून है, तजाक है, हजराज हैं, सबको जो है वहां पे रूल करना है। तो इतना डाइवर्सिटी के बीच में इतना कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको कैसे हम टैकल करें। डाइवर्सिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, डाइवर्सिटी नेगेटिव भी हो सकता है। तो डाइवर्सिटी को हमें कम्पिटिटिव वे में कभी नहीं देखना चाहिए। वहां पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था 2002 से 2021 के बीच में, ऑल्दो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वीक थी, स्ट्रांग नहीं थी, बट उस प्रोसेस को हमें रिस्टार्ट करना है। तालिबान का एक तरफ एक्सट्रीमिज्म है और दूसरा तरफ वेस्टर्न कंट्री का डेमोक्रेसी है। तो अफगानिस्तान एक क्रॉस रोड पे लाई कर रहा है, वो करे तो क्या करे। मीन्स तालिबान का एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है और वेस्टर्न कंट्री ने डेमोक्रेसी उसके ऊपर इम्पोज किया है। बट वहां के अफगान क्या चाहते हैं, ये तो किसी किसी का इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में। उसके बाद पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसे हैंडल करें। क्या पाकिस्तान का एक जस्ट एक कमांडर की तरह हम वर्क करें, या फिर पाकिस्तान के साथ हम इक्वल वे में ट्रीट करें। अफगानी दे हेट पाकिस्तान, बट तालिबान उनको पाकिस्तान ने क्रिएट किया। तो एक गवर्नमेंट वहां पे ऐसे बनेगी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोपोगेट करेगी, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए वर्क करेगी, ऑल्दो जनता नहीं चाहे तो भी। उसके बाद इंडिया का इंटरेस्ट क्या है वहां पे। तो सबसे पहले तो इंडिया का इंटरेस्ट है सिक्योरिटी, इंटरेस्ट है वहां पे। इंडिया का सिक्योरिटी, इस पूरे रीजन एशिया का सिक्योरिटी। वर्ल्ड में 4 टेररिस्ट ग्रुप हैं अभी तक जो जिसको डिक्लेयर किया लोगों ने, तालिबान, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट एंड बोको हराम। बोको हराम को अगर छोड़ दे तो ये तीनों टेररिस्ट ग्रुप है, वेदर इस्लामिक स्टेट है, तालिबान है, अलकायदा है, इनका ओरिजिन इसी रीजन पे है, अफगान पाकिस्तान रीजन पे है। तो ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, एशिया के सिक्योरिटी के लिए और वर्ल्ड के सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है। पाकिस्तान और ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि तालिबान उसका सपोर्टर है और तालिबान वहां पे गवर्नमेंट में है। मिनरल्स को हम एक्सप्लोर वहां पे कर रहे थे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, उसका क्या होगा। सेंट्रल एशिया में हम एक पाइपलाइन को डेवलप कर रहे थे, गैस का पाइपलाइन था जिसका नाम था तापी पाइपलाइन। तो ये था टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, क्योंकि दो पहले हमारा टेंशन था ये पाकिस्तान के थ्रू पास हो रहा है, नाउ अफगानिस्तान के थ्रू भी पास हो रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट मेंबर बनना है और हम ऐसे वर्ल्ड को इम्प्रेस करने का ट्राई करते हैं कि वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम है हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वर्क करेंगे। बट हमारे बैकयार्ड में एक ऐसा कंट्री है जहां पे प्रॉब्लम अकर हो रहा है, इवन उसके साथ बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं, समहाउ वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलो सॉल्व करना भी दूर की बात, हम अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, हम अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे हम एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज करेंगे। लीडर कभी भी इनडिसिसिव नहीं हो सकता। लीडर को हमेशा अपना ओपिनियन क्लियर कट होना चाहिए। इफ दे आर बैड देन व्हाई दे आर बैड, इफ दे आर गुड देन व्हाई दे आर गुड। अगर अफगानिस्तान में हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, उनके साथ अच्छे रिलेशन रख पाएंगे, तो इंडिया के ऊपर बहुत बार ऐसे एलिगेशन लगता है कि मुस्लिम्स का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इंडिया में ठीक नहीं है, तो हम उस जो रॉन्ग परसेप्शन है उसको भी क्लियर कर पाएंगे। यूएस पाकिस्तान के सर्विसेज को नहीं लेगा अगर अफगानिस्तान में डेवलपमेंट होगा या वार खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के 3 फंडर हैं, एक फंडर है चाइना उसको फंड करता है, दूसरा सऊदी अरेबिया उसको फंड करता है एंड थर्ड यूएस उसको फंड करता है। यूएस क्यों फंड करता है, क्योंकि पाकिस्तान के सोइल को यूज करना है अफगानिस्तान के साथ फाइट करने के लिए। चाइना क्यों फंड करता है, क्योंकि उसको अरेबियन सी में एंटर होना है। सऊदी अरेबिया क्यों फंड करता है, क्योंकि उसको ईरान को कंटेन करना है। तो अगर समहाउ हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप करें और हम चाइना को कहें कि देखो हम आपको एक्सेस देंगे अरेबियन सी का, व्हाई यू आर डीलिंग विद ए कंट्री जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान का प्रॉब्लम अगर पूरा सॉल्व हो जाएगा तो पाकिस्तान भी वीक हो जाएगा, 2 कंट्री जो उसको मेजर फंडिंग देते हैं उसको आइसोलेट कर पाएंगे। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ह्यूमन राइट, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और हमें और ये जो फाउंडेशन है बहुत विजनरी है, जिसने हमारे कंट्री को स्टेबल रखा है लास्ट 75 ईयर से। तो अगर हम ये दूसरे कंट्री में इसको प्रोपोगेट करते हैं, वहां पे स्टेबिलिटी लेके आते हैं, तो देन इट विल बी गुड। नाउ पाकिस्तान का डिस्प्यूट क्या है अफगानिस्तान से। तो पहला ये है कि तहरीके तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है। जैसे तालिबान
अफगानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे अटैक करता है, अभी उसने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। वैसे ही तहरीके तालिबान है, वो पाकिस्तान में वर्क करता है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ फाइट करता है। अगर आपको याद हो 2014 में एक मैं नाम फैसलाबाद था, नहीं फैसलाबाद या क्वेटा, ये दो सिटी में से कोई एक था, हाँ यही दो में से कोई एक था। तो वहां पे क्या हुआ था कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, और वो टेररिस्ट अटैक कहाँ हुआ था कि पाकिस्तान मिलिट्री, उनकी एक स्कूल थी, आर्मी स्कूल थी, वहां पे अटैक हुआ था और उसमें 140 बच्चों का डेथ हो गया था। और वो 140 बच्चे कौन थे? पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिसर थे, आर्मी के जो जवान थे, उनके बच्चे थे, वहां पे वर्क कर रहे थे। तो तहरीके तालिबान ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करता है, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट फाइट करता है। और तहरीके तालिबान को अफगानिस्तान गवर्नमेंट पहले ऑफिशियली सपोर्ट करती थी, अब बहुत सारे ग्रुप वहां पे सपोर्ट करते हैं। तो तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तहरीके तालिबान को अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये तहरीके तालिबान को हम कैसे डील करें? दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान फीलिंग बहुत ज्यादा है, और इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। शायद 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप था, और उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। तो उस समय बहुत सारे अफगानी भी लंदन में देखने आए थे, और वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे और पाकिस्तानी को मार रहे थे, पीट रहे थे, उनका हुटिंग कर रहे थे, उनको भगा रहे थे वहां से। तो एंटी पाकिस्तान फीलिंग बहुत है अफगानिस्तान में, मीन्स वहां के जो सिटीजन है उनका डिसलाइक है, बिकॉज पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। जो दुरंद लाइन है, पाकिस्तान ऐसा कहता है कि अफगानिस्तान दुरंद लाइन को एक्सेप्ट कर ले, पर जैसा मैंने आगे आपको बताया था कि ये जो शेडेड रीजन है पाकिस्तान में, यहाँ पे पश्तून रहते हैं, यहाँ पे पश्तून रहते हैं। और ये जो शेडेड रीजन है अफगानिस्तान में, यहाँ पे भी पश्तून रहते हैं। तो पश्तून जो चाहते हैं कि ये सबको मिला के और एक कंट्री बनाया जाए, तो यहाँ पे जो दुरांद लाइन है इन दोनों के बीच में, उसको वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसको हम यानी अफगानिस्तान मानते नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि आप इसको मानो, जो आपका बाउंड्री है। उसके बाद इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए अफगानिस्तान में, इंडिया को कंप्लीट हटाया जाए, क्योंकि इंडिया अगर स्ट्रांग होता है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा। एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ है इंडियन सपोर्टिव गवर्नमेंट, और बलोच सेपरेटिस्ट और पश्तून नेशनलिस्ट को अफगानिस्तान सपोर्ट करता है, उनको सपोर्ट ना दे। डेट्स व्हाई पाकिस्तान वो तालिबान को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो बलोच सेपरेटिस्ट या फिर पश्तून नेशनलिस्ट के अगेंस्ट वो फाइट कर रहा है। तो ये पूरा है अफगानिस्तान का इशू, और उसके रिलेटेड क्या क्या वहां पे एस्पेक्ट है। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक्चुअली ऐसा है कि किसी ग्रुप को टेररिस्ट कहना बहुत सब्जेक्टिव है, बट तालिबान का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 96 से 2001, जब उसने अफगानिस्तान को लीगली रूल किया, 2001 से 2021 जब फाइट करने के नाम पे उसने वायलेंस किया, तो आप कह सकते हो कि ये सारा कैरेक्टर मिलता है टेररिस्ट ग्रुप से। एंड दे आर नॉट सिंपल फ्रीडम फाइटर, क्योंकि जो अगर फ्रीडम फाइटर होते हैं तो उनका कुछ विजन होता है अफगानिस्तान के लिए, उनका कोई विजन नहीं है अफगानिस्तान के लिए। दे आर सिंपल फाइटिंग अपने बिजनेस को फॉर्मलाइज करने के लिए, सिंपली दे आर फाइटिंग कि वहां पे पावर में आने के लिए, कोई उनका विजन वगैरह नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट अफगानिस्तान। कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। ये वाला, तो इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप है तहरीके तालिबान, और वो ग्रुप को अफगानिस्तान सपोर्ट करता है, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी अशरफ घनी की। तो पाकिस्तान ऐसा कहता है कि आप इस ग्रुप को सपोर्ट मत करो, क्योंकि हमारे अंदर वायलेंस क्रिएट करता है। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि आप भी तो तालिबान को सपोर्ट करते हो, आप हमारे, वो भी हमारे वहाँ वायलेंस क्रिएट करता है। तो पाकिस्तान कहता है कि आप इसको सपोर्ट मत करो, तभी हम आपसे बात करेंगे। टेररिज्म को सपोर्ट करके या कोई ऐसे वायलेंट ग्रुप को सपोर्ट करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि आज हम उसको यूज कर रहे हैं, एक टाइम पे वो पावरफुल हो जाएगा तो वो हमारे अगेंस्ट ही फाइट करेगा। तो तालिबान के साथ ऐसा ही हुआ कि यूएस ने उसको यूज किया था रशिया के अगेंस्ट, और आज उसी के साथ वो फाइट कर रहा है। ओके, कुछ और ग्रुप डाउट? नहीं, अटैक कहाँ किया? तालिबान ने अफगानिस्तान पे जो कैप्चर किया, हाँ तो उनको रूल करना है ना वहां पे। हाँ
हाँ, टेक ओवर करके उनको रूल करना है। जैसे कि पहले जो वो छुप छुप के ड्रग बेचते थे, आर्म्स बेचते थे, अब उनको ओपनली बेचेंगे। जैसे वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, वहां पे आर्म्स बेचेंगे, ड्रग बेचेंगे। कुछ और डाउट किसी को ऑनलाइन? सर Sir, यस। सर अफगान में इतना इंस्टेबिलिटी है, फिर भी इंडिया ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया था वहाँ? नहीं, लेकिन पहले इंस्टेबिलिटी नहीं था ना, पहले तो वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ना। ओके सर। हाँ। कुछ और डाउट किसी को? sir, यस। sir, rather than saying that Taliban completely supports Pakistan, Taliban can be said as a double-edged sword for Pakistan, no? No, you can't say, because there are few countries in the world which support Taliban legally, and Pakistan is one of them. So there is a symbiotic relationship between Taliban and Pakistan. Pakistan provide diplomatic support, Pakistan provide free passage, and Taliban in return, it help Pakistan to just propagate its interest in Afghanistan. So there is a mutual beneficial relation between two. तालिबान तब डेंजरस हो जाएगा व्हेन इट विल यूज इट्स पश्तून आइडेंटिटी एंड देन पश्तून नेशनलिस्ट को सपोर्ट करेगा, बट वो तालिबान कभी नहीं करेगा, बिकॉज अगर वो पाकिस्तान के से 20% एरिया को कैप्चर करने के लिए अफगानिस्तान के वो से 50% एरिया को लूज कर रहा है, सो व्हाई इट विल डू सो। तो इसलिए वो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को यूज करता है, नॉट एथनिक आइडेंटिटी। बट हु नो इन फ्यूचर, मतलब कुछ अकर हो सकता है, बट अभी तो दोनों के बीच में म्यूचुअल बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशन है। Sir, because Taliban is cognizant about the inhuman conditions of the Pashtuns in Pakistan, and the ethnic majority of Taliban is also the Pashtuns. Pashtun, yes. No, but Taliban is not sympathetic towards Pashtun or Pakistan. And sir, there was also saying that they are supporting Tehrik-e-Taliban as well, the Talibans. Yes. Tehrik-e-Taliban is a breakaway, Tehrik-e-Taliban, Haqqani network, it is a breakaway faction of Taliban. But right now, there is a dispute between the leadership of Taliban and leadership of Tehrik-e-Taliban. So Tehrik-e-Taliban is fighting against Pakistan, which is friendly towards Taliban. ये सेम ऐसा हुआ कि जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस में से तृणमूल कांग्रेस निकल गया। सो बोथ हैव सेम आइडियोलॉजी, बट तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों इलेक्शन भी फाइट कर रहा है, तो मतलब ऐसा हुआ। And sir, when we are talking about Al-Qaeda and Taliban both have different origins, no? Yes, अर्लियर तालिबान था, तालिबान का एक ब्रेकअवे फैक्शन है जो ओसामा बिन लादेन लेके निकल जाते हैं, एंड दैट इज अल-कायदा। So Al-Qaeda emerged from Taliban. Sir, but when we search, it is said that Al-Qaeda पहले establish हुआ था. It was in 1988 that Al-Qaeda was established, और Taliban 1994 में establish हुआ। ये हो सकता है पहले कुछ और नाम हो, क्योंकि 1979 में दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और जो तालिबान का ओरिजिन है और अल-कायदा का ओरिजिन है। एक ईरानियन जब रेवोल्यूशन हुआ था तब, और दूसरा जब यूएसएसआर और अफगान वॉर हुआ था तब यूएस ने क्रिएट किया था, तो उस समय नाम कुछ और होगा, बट तालिबान है। तालिबान में से फिर अल-कायदा के फाइटर्स निकले। All right, sir. ये मैं अभी जो आईआर अपन डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसी में से ये फाइटर निकले थे पूरे। और फिर अल-कायदा में से आईएस बना। हाँ, अल-कायदा में से आईएस। अल-कायदा का एक ब्रेकअवे फैक्शन था, अल-कायदा ऑफ इराक, और उसके लीडर थे मिस्टर अबू बकर अल बगदादी, और वो फिर बाद में अल-कायदा ऑफ इराक बना, उसके बाद आईसिस बना, अल-कायदा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और फिर आईएस बना, इस्लामिक स्टेट। All right, sir. Thank you. Yeah. इंडिया का रीजन क्या होना चाहिए? तालिबान के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए? अच्छा, एक मिनट पहले ये करते हैं। ट्विंसी आपने पूछा यूएन का स्टैंड क्या होना चाहिए। यूएन देखो अभी न्यूट्रल तो है नहीं, अगर यूएन न्यूट्रल होता तो सबसे पहला काम ये करता कि वो तालिबान को बोलता कि आप अपने वायलेंस मत करो, अगर आप वायलेंस करोगे तो हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और बाकी सारे कंट्री को भी यूएन प्रेशराइज करे कि कोई भी तालिबान के साथ बिजनेस ना करे, कोई भी तालिबान को रिकॉग्नाइज ना करे, अगर यूएन न्यूट्रल होता तो। बट यूएन न्यूट्रल नहीं है, तो डेट्स व्हाई अब यूएन अभी कुछ बोल ही नहीं रहा है।
वो जस्ट वरीड है अबाउट डेवलपिंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान। ओके, या आपके बोलो इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। इंडिया का सिंपल ये होना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे जितने नेशनल हैं उनको इवैक्यूएट करें। एक बार इवैक्यूएट करने के बाद हम तालिबान के साथ टॉक करना स्टार्ट करें। अब हमें तब तक अफगानिस्तान के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए जब तक तालिबान के साथ हमारा बात कंक्लूसिव ना हो जाए। और ये 2 राउंड हमने बात भी किया उसके साथ, एक दोहा में बात किया है और एक रशिया में बात किया है, कि वो इंडिया के जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके साथ डिस्टर्ब ना करें और हम उसको फिर रिकॉग्नाइज करें और उसके साथ हम बिजनेस करेंगे, लेकिन इंडिया के सिक्योरिटी सिचुएशन को वो डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि हम अगर देखो अभी नहीं करेंगे ना तो इंडिया के प्लेन एक 2001 में हाईजैक हुआ था और वो हाईजैक होके कहाँ गया था, कंधार, जो अभी अफगानिस्तान में है वहां पे गया था। तो ये फिर ठीक नहीं है और ये पूरा एक रीजन डेवलप हो जाएगा, टेररिस्ट रीजन, और जो इंडिया के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमें उनके साथ बात करना चाहिए, हमको ये कहना चाहिए कि हमें सिक्योरिटी रिस्क नहीं होना चाहिए, आपको जो करना है आप करो। क्योंकि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री यूएस, जब वो वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं कर पाई, जब वो वहां पे नॉर्मल से लेके नहीं आई, तो शायद हम करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हमें ज्यादा इंटरनली देखना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट तो क्या करेंगे, जाने दो, भूल सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, क्या कर सकते हैं, है ना। मेन तो सिक्योरिटी रिस्क है कि जैसे कि 2-3 बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गए तो भी इससे ज्यादा हमारा खर्च हो जाएगा ना। तो वो है कि सिक्योरिटी रिस्क है या इतने मिलिट्री को हमें डिप्लॉय करना पड़े। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं। नहीं, कैसे चाइना को काउंटर करोगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हाँ, बट कैसे, वो तालिबान मानना तो चाहिए ना, तालिबान चाइना से ज्यादा क्लोज है। अब तालिबान बैठा है टेबल पे, टेबल के इस साइड चाइना बैठा है, दूसरे साइड इंडिया बैठा है। तालिबान कह रहा है कि ठीक है, मैं आप में से किसी भी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखने के रेडी हूँ, आई नीड मनी मुझे कंट्री चलाने के लिए। इंडिया कहेगा कि ओके मैं आपको $1 बिलियन दे सकता हूँ, चाइना कहेगा मैं आपको $100 बिलियन दे सकता हूँ। अब तालिबान किसके क्लोज जाएगा, है ना। चाइना का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, देयर मनी। उनके पास अभी इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, टॉयज को बेच के, कैंडल्स को बेच के, कार को बेच के, हर चीज को इतना उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपना इकोनॉमी बनाया है। और समहाउ हम इकोनॉमिक जो लेवल पे हैं वो वहां पे चाइना के साथ स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक डिफिकल्टी है। हाँ, करनी चाहिए, पर जैसे नेहरू है ना, नेहरू ने एक बार कमेंट किया था, उन्होंने ये कहा था कि यूएस जो है, अगर आप व्हाइट पर्सन नहीं है तो आप यूएस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यूएस आपको हमेशा सपोर्टिव रहेगा। तो यूएस का सपोर्ट क्या होता है, सीजनल सपोर्ट होता है कि फ्लेवर ऑफ द सीजन क्या है। तो जब लगेगा कि उसको फायदा हो रहा है सपोर्ट करेगा, जब उसको इतना फायदा नहीं हो रहा है सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप यूरोपियन कंट्री हैं तो यस वो उसको आपको सपोर्ट करेगा। तो हमें तो क्या करना चाहिए कि ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में, हमें इंटरनली कंसंट्रेट करना चाहिए। तो जो हमारा नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी है कि हम एक्स को भी नहीं सपोर्ट करेंगे, वाई को भी नहीं सपोर्ट करेंगे, दोनों के साथ बिजनेस करेंगे, पर हमें करना चाहिए। हम क्यों, मतलब इतना कंसर्न है। और हमें ये देखना चाहिए कि जहां पे हमारा इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो रहा है तो वहां पे डिप्लोमेटिक वे में, सिक्योरिटी वे में हम कंट्री के साथ डील करें। लेकिन मतलब अगर ग्लोबल पुलिसमैन बनने का ट्राई करेंगे तो उससे हमें बहुत नुकसान होगा। ओके, निशान आपने पूछा है ईरान इराक, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये आईआर में मैं आपको बताऊंगा, जब हम ये देखेंगे मिडिल ईस्ट देखेंगे तब बताएंगे। ईरान और इराक के बीच में डिस्प्यूट ये था कि ईरान की शिया मेजोरिटी कंट्री है और इराक के अंदर मिक्स पॉपुलेशन है। तो जब सद्दाम हुसैन थे तब कन्फ्लिक्ट था, बट अभी तो इराक में खुद अपना प्रॉब्लम है, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट। ओके सर, थैंक यू। या सर, हम ये कह सकते हैं कि इतने जो लंबा वॉर चला उसमें कहीं ना कहीं जो यूएस बिजनेस है आर्म वाला वो रिस्पॉन्सिबल है कहीं। हाँ, वो भी हो सकता है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बहुत सारी यूएस की कंपनी ने इनको आर्म्स भी सप्लाई किया था, पॉसिबल है। तो कह सकते कि यूएस ने इसलिए विड्रॉ नहीं किया, मतलब
अब ये तो बहुत वो हो जाएगा, नैरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बट दिस मे बी वन ऑफ द रीजन, बट ये अभी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। तो शैली, आपका क्वेश्चन है तालिबान कहाँ रहते थे? वो माउंटेन के अंदर रहते थे, वो टनल बना के, बंकर बना के वहां रहते थे। अभी वो बंकर से बाहर निकले हैं, इसको देखो आप एम्यूजमेंट पार्क में, गार्डन में घूम रहे हैं। पहले माउंटेन के अंदर रहते थे वो। फिर क्विंसी, आपने पूछा है कि पीस कीपिंग फोर्स क्यों नहीं डाल सकते हैं? मिलिट्री फोर्स हमने डाला, उससे कुछ नहीं हुआ, पीस कीपिंग फोर्स से क्या होगा? और सबसे पहले तो यूएनएससी न्यूट्रल होना चाहिए, जब न्यूट्रल होगा तभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएगा। पीस कीपिंग डाल सकते हैं, बट अभी ऐसा कुछ नहीं। पीस कीपिंग वहां होता है जहाँ पे सिविल वार है, यहाँ पे कोई सिविल वार नहीं है। एक ग्रुप है जिसको पावर टेक ओवर करना है, और वो ग्रुप इतना पावरफुल है कि उसके प्रेसिडेंट ही मतलब डर के भाग गए वहां से। तो सिविल वार नहीं है ये, तो मतलब जस्ट पावर ट्रांसफर है। ओके, क्या बताना है, मतलब क्या जानना है उसके बारे में, ज्योग्राफिकली की क्या? ये तो पूरा हिंदू कुश माउंटेन रीजन है ना, तो वहां पे माउंटेन कैसा है, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, तो अंदर बंकर बना के इसकी वजह से जो है यूएस वहां पे नहीं फाइट करता है। अगर ये प्लेन रीजन होता ना तो यूएस कब का वहां पे जीत जाता, बट बहुत ही डिफिकल्ट ज्योग्राफी है। और दूसरा, पता ही नहीं है ना कि कौन तालिबानी है, कौन नॉर्मल अफगानी है। मारने जाओ, एक नॉर्मल आदमी को मार दो, तो फिर फेक इनकाउंटर हो गया, फिर वो लोग जो हैं फिर से प्रोटेस्ट निकालेंगे। तो बहुत ज्योग्राफी बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। ये पूरा देखोगे तो ये माउंटेनस रीजन है और हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटू है। अगर विंटर जब होता है तो विंटर बहुत सीवियर होता है यहाँ पे, तो यही डिफिकल्टी है। अगर प्लेन रीजन होता तो हम आराम से कैप्चर कर लेते हैं, बट प्लेन नहीं है ना ये रीजन। ओके, तो हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। थैंक यू सर।